हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हो मेरे सभी साथी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये सारे जो प्रश्न है वो पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए प्रश्न अगर आप निरंतर पढ़ते रहते हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अगर आप अपने नोट्स या अपने बुक्स में से थ्योरी पढ़ने के बाद इस तरह के प्रश्न पढ़ते हो तो आपको कई फायदे होते हैं। एक तो आपको ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है। दूसरा ये कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप रोज अगर 1 या आधी घंटा इस तरह के प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। एक एक क्वेश्चन आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि अपने जितने भी युवा साथी सरकारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह के बेहतरीन प्रश्न मिलते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो अपन ने कल 50% पढ़ लिए थे। आज 51 नंबर का प्रश्न है। जिसने भी कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कल वाले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप कल वाला वीडियो देख सकते हैं। तो 51 नंबर का प्रश्न है, कोग्निजेबल ऑफेंस का सही पारिभाषिक है। जघन्य अपराध, अक्षम्य अपराध, अक्षमायोग्य अपराध, संज्ञेय अपराध। को कोग्निजेबल ऑफेंस का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, संज्ञेय अपराध। इसमें जो टिक मार्क कर रखे हैं इन पे आपको ध्यान नहीं देना है। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है? अटैचमेंट, कुर्की, बैड कंडक्ट, दुर्व्यवहार, पुनर्टाइव, दंडात्मक, गुड फेथ, सद्भाव। तो किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जो अटैचमेंट यानी कुर्की ये सही नहीं है। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर का जो प्रश्न है वह टेम्परेटमेंट का सही पारिभाषिक शब्द है। खुश मिजाज, भुलक्कड़, तुनक मिजाज, स्थिति परगे। तो टेम्परामेंटल का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? जो 53 नंबर का प्रश्न है उसमें होगा खिस तुनक मिजाज। 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। टेम्परामेंटल शब्द का जो सही पारिभाषिक शब्द होता है वो होता है तुनक मिजाज। रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक नहीं है। सूचित करना, दर्ज करना, कीर्तिमान, अभिलेख। तो इसमें होता है सूचित करना। जो सही नहीं है वो क्या है? सूचित करना है, वो पारिभाषिक सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक नहीं है। जो नहीं है वो आपको बताना है। विवरणी, प्रतिफल, निर्वाचित करना, पुनरीक्षण। तो इसमें पुनरीक्षण है वो रिटर्न का पारिभाषिक शब्द नहीं है। निम्नलिखित में असंगत हिंदी पारिभाषिक है। तो इसमें असंगत है वो आपको बताना है। असंगत कौन सा है? तो डिपोनेंट यानी अभिसाक्षी, पर्सनल यानी कार्मिक, विलफुल यानी जानबूझकर, और प्रेजरी यानी शपथ पूर्वक। तो कौन सा हिंदी पारिभाषिक शब्द असंगत है? तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो असंगत है। प्रेजरी यानी शपथ पूर्वक नहीं होता है। कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है? तो अवार्ड का हिंदी समकक्ष कौन सा नहीं है? पुरस्कार, ग्रहण करना, अधिनिर्णय या पंचाट। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही नहीं है, ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है?
तो ये सारे जो प्रश्न है वो ऐसा ही एग्जाम 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद, अन्वीक्षण, अनु प्लस ईक्षण, ऊहापोह, ऊहा प्लस अपोह, मतैक्य, मत प्लस ऐक्य। तो कौन सा सही नहीं है, संधि विच्छेद की दृष्टि से जो शब्द सही नहीं है वो आपको बताना है। तो विवादास्पद प्लस विवाद प्लस आस्पद, विवादास्पद का जो संधि विच्छेद है वो गलत है। अनु प्लस विक्षण, अनु प्लस ईक्षण, ऊहापोह, ऊहा प्लस अपोह, मतैक्य, मत प्लस ऐक्य। निम्नलिखित में गलत संधि विच्छेद कौन सा है? प्रतिष्ठा, प्रति प्लस स्था, जगदीश, जगत प्लस ईश, पद्धति, पद प्लस हत्ति, निषेध, नि प्लस सेध। तो गलत कौन सा है संधि विच्छेद? तो जगत प्लस ईश, ये संधि विच्छेद की दृष्टि से गलत है। यहाँ तय की जगह द होता जगत प्लस ईश। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? चिदाभास, चित प्लस आभास, सवलप, सव प्लस अल्प, पित्राज्ञा, पितर प्लस आज्ञा, सदाचार, सदा प्लस आचार। तो सही कौन सा है इनमें से? तो एक नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, चिदाभास, चित्त प्लस आभास। किस शब्द की संधि सही है? मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा, मही प्लस इंद्र, महेंद्र, ऊपरी प्लस उक्त, उपरोक्त, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। तो इसमें जो महेंद्र है 2 नंबर का ऑप्शन ये सही होगा, मही प्लस इंद्र। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सव प्लस छंद, सव छंद, त्रिश प्लस ना, तृष्णा, षट प्लस वदन, षडवदन, सत प्लस मति, सनमति। तो किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो सट प्लस वदन, षडवदन की जो संधि है वो सही नहीं है। अभिष्ट का संधि विच्छेद है अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट। तो अभिष्ट का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, अभि प्लस इष्ट। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो चंद्रमौली, चंद्र है मौली जिसके बहुव्रीहि समास, एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। अधिनायक, परियोजना, आलोचना, व्यवहार। तो एक से अधिक उपसर्ग किस शब्द में है? व्यवहार में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो आस्तिक जो शब्द है उसमें कोई उपसर्ग नहीं है। यावजीवन सामासिक पद में कौन सा समास है? यावजीवन में कौन सा है? अव्ययी भाव। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन से हैं? पदच्युत, रोकड़ बही, राह खर्च, देश निकाला, गुरु भाई, आशातीत, रसोईगर, देशभक्ति। संप्रदान तत्पुरुष, देश के लिए भक्ति, रसोई के लिए घर। तो 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? लेन देन, भला मानस, 43, बोल चाल। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो भला मानस है वो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ईए प्रत्यय से रहित शब्द है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ईए प्रत्यय नहीं है? तो मानव,
ये मानवीय जो शब्द है इसमें ये प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में दान प्रत्यय युक्त नहीं है? कमलदान, खानदान, रक्तदान, इत्रदान। किस शब्द में दान प्रत्यय युक्त नहीं हुआ है? तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें दान प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो रक्तदान में दान प्रत्यय नहीं है। 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। किस शब्द में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? प्रख्यात, प्रज्वलित, प्रत्युष, प्रकृति। प्रत्यय प्रय उपसर्ग नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रय उपसर्ग नहीं है? तो प्रत्युष जो शब्द है उसमें प्रय उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो आधिपत्य जो शब्द है इसमें प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है। किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? मित्रता, सुंदरता, विवशता, मानवता। तो मानवता जो शब्द है इसमें 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जो शब्द तद्भव नहीं है वो आपको बताना है। कंगन, घर, कुकर और भंडार। तो कंगन, घर और भंडार तीनों तद्भव शब्द हैं, जबकि जो कुकुर ये शब्द है ये संस्कृत यानी तत्सम का शब्द है। कुकुर। 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में देशज शब्द है? चमगादड़, मखोल, लंगोट, नुक्कड़। देशज शब्द देशी भाषा का शब्द कौन सा है? तो मखोल जो शब्द है ये देशी भाषा का शब्द है। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा, मखोल। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? यानी सारे शब्द विदेशी हैं। लालच, कमरा, कबूतर, आसरा, आज, चेहरा, मसाला, नमक। तो मसाला और नमक दोनों शब्द हैं ये विदेशी हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? कुटुंब, पड़ोसी, महीना, संजोग। तो कुटुंब जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? मस्तक, समास, आधा, काम, सच, ग्राम, छिद्र, सु। सारे तत्सम शब्द कौन से हैं? तो मस्तक और सवास दोनों शब्द संस्कृत हैं, तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द है? वानर, मनुष्य, मुख्य या माँ। तद्भव शब्द कौन सा है? तो 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, माँ जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? हम स्कूल जा रहे हैं, उसमें धैर्य की कमी है, आप यहाँ बैठिए, सामान कौन लाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? सामान कौन लाएगा। विशेषण के उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है, उससे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, मेरा घर उसके घर से छोटा है, ये बहुत सुंदर चित्र है। तो विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, ये उत्तमा अवस्था का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? औचित्य, अहंकार, ईर्ष्या, कायरता। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो अहंकार जो शब्द है ये सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। किस वाक्य में व्यक्तिवाद ये? देश को नटवर लातों से तरह तरह से ठगा है, लोहे पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा है, भाषा की विभिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिनंदन है, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए।
तो किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? तो देश को नटवर लालू ने तरह तरह से ठगा है। इसमें व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है नटवर, ये जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त संज्ञा है। जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। कौन जा रहा है, वह कुछ खा रहा है। ये मेरी पुस्तक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है? तो वह कुछ खा रहा है, या जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं हुई है? वह प्राय यहाँ आया करते थे। नौकर मालिक से खुश रहता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, वह अचानक चला गया। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, इसमें कोई कंफर्म नहीं है मुझे भी कि कौन सा क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? ये काम पहले करना चाहिए था। माँ के बिना घर सूना सूना लगता है। हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है। वह मेरे घर के पीछे रहता है। तो संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? तो यह काम पहले करना चाहिए था, इसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ये पुस्तक पढ़ रहा है। कोई आदमी आया था। आप तो महान है, वे कल जा रहे हैं। तो सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त किस वाक्य में? तो कोई आदमी आया था, इसमें सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कोई आदमी आया था। प्रेरणार्थ क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? उसने मेरे लिए सामान खरीदा। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए। तो प्रेरणार्थ क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। तो यह जो लिखवाता है वो प्रेरणार्थ क्रिया होगी। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? शोरगुल से बच्चा जाग गया। वह बहुत समय से सो रहा है। चित्ता तेज दौड़ता है। माँ बच्चे को सुलाती है। तो किस वाक्य में जो क्रिया है वो सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो माँ बच्चे को सुलाती है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? गृह, भुवन, आले, निकुंज, सदन, साकेत, निलय और निकेत। तो घर के पर्यायवाची शब्द किस ऑप्शन में है? तो निकेत और निलय दोनों घर के पर्यायवाची शब्द हैं। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? भास्कर, निशाकर, चंद्रमा, शशांक, चपला, बिजली। जो परस्पर पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है? तो भास्कर और निशाकर हैं, वो दोनों आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा, शशांक दोनों चंद्रमा के हैं। चपला, बिजली दोनों बिजली के पर्यायवाची होगी। समुद्र, उद्दी समुद्र के पर्यायवाची। भास्कर ये सूर्य का हो गया। निशाकर ये रात्रि का, रात्रि में विचरण करने वाला। विस्मय बोधक अवयव के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये वाक्य से संबंध होते हैं, ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। इनके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। तो विस्मय बोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है?
एक ही विस्मयबोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। ये कभी संभव नहीं है कि एक ही विस्मयबोधक शब्द से कई मनोभावों को सूचित किया जा सके। किस वाक्य पे निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं। मैं भी आपके साथ चलूंगा। वह तो घर पर नहीं है। शहर भर में ये बात फैल गई। तो भर तो भी तीनों में निपात का प्रयोग हुआ है, जबकि फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं, इसमें कोई निपात नहीं है। निम्नलिखित में पवन का पर्यायवाची नहीं है। समीर, अनिल, मारुति, वात। पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मारुति जो शब्द है ये पवन का पर्यायवाची नहीं है। किन संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? गोड़, गौण। गोड़ यानी ब्राह्मणों की एक जाति, गौण यानी जो प्रधान न हो। पृष्ठ यानी पूछा हुआ, पृष्ठ यानी पीठ। पट्ट यानी वस्त्र, पट्टू यानी निपुण। आसन यानी समीप और आसनन यानी बैठने की विधि। तो संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत कौन से ऑप्शन में नहीं है? तो आसनन यानी समीप और आसनन यानी बैठने की विधि ये सुसंगत नहीं है। किस विकल्प में संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत है? जो सुसंगत है वो चुनना है। परुष यानी कठोर, पुरुष यानी नर। शुद्ध यानी विद्वान, शुद्धि यानी चेतना। निश्चल यानी सीधा, निश्चल यानी स्थिर। कोर यानी ग्रास, कौर यानी किनारा। तो कौन सा सुसंगत है? तो परुष यानी कठोर, पुरुष यानी नर, ये सही होगा। भ्रांत का विलोम शब्द है उद्भ्रांत, संभ्रांत, निभ्रांत, विभ्रांत। तो निभ्रांत जो शब्द है ये भ्रांत का विलोम शब्द है, भ्रांत का निभ्रांत। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? विमनस्य का सोमनस्य, श्रांत का कलांत, मसृण का रुक्ष, निषिधत का विहित। तो विलोम शब्द शुद्ध कौन सा नहीं है? तो श्रांत का कलांत ये शब्द विलोम शब्द शुद्ध नहीं है। इति या इति का सही अर्थ है इति यानी समाप्ति, इति यानी दुख, इति यानी आरंभ, इति यानी विश्वास, इति यानी पीड़ा, इति यानी समापन, इति यानी पूर्णता, इति यानी इच्छा। तो इति या इति का सही अर्थभेद कौन सा नहीं है? दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि अपनी सभी जो युवा साथी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं उनको इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न लगातार मिलते रहें। तो इसमें फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही होगा, इति यानी समाप्ति और इति यानी दुख। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।